देखिए, इस सेशन में हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं कि जब एक वेब एप्लीकेशन सर्वर में रन होती है तो एक वेब एप्लीकेशन को सर्वर में रन होने से लेके, है ना, मतलब डिप्लॉय होने से लेके उसके एग्जीक्यूट होने तक का पूरा प्रोसेस समझेंगे। नॉर्मली अगर हमारे पास इक्लिप्स नहीं होता है, आईडी नहीं होती है, तो हम एक वेब प्रोजेक्ट के लिए एक फोल्डर बनाते हैं, वेब आइनफ, क्लासेस, लिब, एक्सएमएल वगैरह वगैरह। तो मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक वेब प्रोजेक्ट है और वो वेब प्रोजेक्ट हमारा ये है, ये है हमारा वेब प्रोजेक्ट, ठीक है। अब ये जो वेब प्रोजेक्ट हमारा यहाँ पे बनाया गया है, इस वेब प्रोजेक्ट को सबसे पहले हमने क्रिएट किया। और अगर आपके पास कोई सर्वर है, कोई आईडीई नहीं है, तो सबसे पहले इसे क्या करते हो, आप सर्वर को स्टार्ट करते हो और सर्वर में इस प्रोजेक्ट को डाल देते हो। अपाचे टॉमकैट है तो वेब ऐप के अंदर डाल दिया, सर्वर को स्टार्ट कर दिया, ये तो करते हो आप। सबसे पहला स्टेप यही करते हो ना। अगर इक्लिप्स में है, इक्लिप्स में है तब भी यही करोगे। इक्लिप्स में है तो राइट क्लिक करके रन ऑन सर्वर कर देते हो और फिनिश कर देते हो। तो इससे प्रोजेक्ट रन नहीं हो जाता है, इससे सर्वर रन हो जाता है। ये बोलो, सर्वर हमारी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर देता है। हम एप्लीकेशन को सर्वर में डाल के सर्वर को चला देते हैं तो हम बोलेंगे कि हमारी एप्लीकेशन सर्वर में डिप्लॉय हो गई, है ना। सबसे पहला स्टेप यही होता है कि एप्लीकेशन इज डिप्लॉयड इनटू द सर्वर। सबसे पहले तो ये पूरा फोल्डर बनेगा, वेब आइनफ, क्लासेस, लिब, एक्सएमएल वगैरह वगैरह, ये सब बनेगा। और बना के पूरे फोल्डर को सर्वर में चला देंगे। अच्छा, सर्वर में इस पूरे फोल्डर को चलाने के दो तरीके होते हैं। मतलब इसको रन करने के प्रोसेस को हम डिप्लॉयमेंट बोलते हैं, और डिप्लॉयमेंट करने के हमारे पास फर्दर तरीके होते हैं, है ना। वो मैं आपको आगे डिस्कस करूँगा, डिप्लॉयमेंट के क्या तरीके होते हैं। एक होता है हॉट डिप्लॉयमेंट, एक होता है कोल्ड डिप्लॉयमेंट, एक होता है एक्सप्लोडेड फॉर्मेट, एक होता है पैकेज फॉर्मेट। मतलब कई तरह से इसको सर्वर में हम चलाते हैं। इसका इवन एक वार फाइल भी बनाया जा सकता है। जैसे आप जार बनाते हो ना, जावा आर्काइव, जार एप्लीकेशन, जार फोल्डर, वो जार होता है कोर जावा के प्रोजेक्ट्स के लिए। हम इसका वार फाइल बना सकते हैं, वेब आर्काइव, और वार को उठा के सर्वर पे डाल सकते हैं, है ना। और एक्चुअली जब रियल टाइम पे प्रोजेक्ट्स बनते हैं तो वार फाइल ही बनते हैं और सर्वर पे डाले जाते हैं। आपके तो छोटे प्रोजेक्ट होते हैं जो अभी ओपन किया और चला दिया। कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं 2-2, 3-3 घंटे तक डिप्लॉयमेंट चलता रहता है, 2-2 दिन तक डिप्लॉयमेंट चलता रहता है, उधर डिप्लॉयमेंट चल रहा है। यानी कि आपका प्रोजेक्ट्स आपके सर्वर पे जा रहा है, और सर्वर पे ले जाने के लिए तो हमारा तो सर्वर अभी लोकल मशीन पे चल रहा है। कई सर्वर ऐसे होते हैं जो कहीं ऑनलाइन चल रहे हैं, तो इन सारे फाइल को हम भेजते हैं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के थ्रू, FTP के थ्रू, है ना। FTP हमारे पास बहुत सारे होते हैं, जैसे फाइल जिला करके एक FTP आता है, उसके थ्रू हम भेजते हैं। बहुत सारे FTP हमारे पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जो FTP प्रोटोकॉल का यूज़ करके फाइल सर्वर पे ट्रांसफ़र करते हैं। अभी तो लोकल मशीन पे है तो बस आप सर्वर ऑन करके वेब ऐप चला देते हो। इसको ऑनलाइन भी करेंगे तो आपको पता चलेगा वो सब, ठीक है। मान लीजिए ये प्रोजेक्ट सर्वर में चल गया, डिप्लॉय हो गया, ठीक है। सबसे पहला स्टेप यही होता है, याद रखना। फर्स्ट स्टेप होता है कि आपने अपने प्रोजेक्ट को सर्वर में डाल दिया, ठीक है। तो जैसे आपने इसे ओपन किया और जहां आपका वेब ऐप है, अपाचे, टॉमकैट, वेब ऐप्स, जहां पे भी वेब ऐप पड़ा हुआ है वहां पे आपने इसको डाल दिया और सर्वर को स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो जब कोई भी वेब एप्लीकेशन सर्वर में डिप्लॉय हो जाती है, रन हो जाती है, मतलब अभी तक का स्टेप, जैसे आपने इस प्रोजेक्ट को सर्वर में चला दिया है और अभी कुछ भी नहीं कर रहे हो, यहाँ कंसोल पे लिखा आ रहा है कि सर्वर स्टार्टेड है, स्टार्टअप है वगैरह वगैरह, ये लिखा आ रहा है बस। तो जब कोई भी प्रोजेक्ट ऐसे सर्वर में डिप्लॉय हो जाता है ना, रन हो जाता है, तो डिप्लॉयमेंट टाइम पे एक चीज़ होती है, एक काम होता है, उसको जानना हमारे लिए ज़रूरी है। कहते हैं कि जैसे आपका कोई प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट में मान लीजिए बहुत सारे सर्वलेट होंगे, बहुत सारे HTML होंगी, बहुत सारी जावा होंगी, XML होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, है ना। तो इस पूरे प्रोजेक्ट का एक सिंगल ऑब्जेक्ट डिप्लॉयमेंट टाइम पे बनता है। ध्यान से सुनना,
जब कोई भी वेब प्रोजेक्ट सर्वर में डिप्लॉय होता है, रन होता है, तो इस पूरे प्रोजेक्ट का एक सिंगल ऑब्जेक्ट सर्वर पे बनता है ड्यूरिंग डिप्लॉयमेंट टाइम। डिप्लॉयमेंट टाइम मतलब जब सर्वर में डिप्लॉय हो रहा था उस टाइम पे, सर्वर में एप्लीकेशन जब रन हो रहा था तो उस टाइम पे पूरे प्रोजेक्ट का एक सिंगल ऑब्जेक्ट बनता है सर्वर के अंदर। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट। सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, एक सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट होता है और एक सर्वलेट कॉन्फिग होता है, दो चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट कब बनता है, सर्वलेट कॉन्फिग का ऑब्जेक्ट कब बनता है, और इन दोनों को पढ़ाया भी जाएगा, आपको बताया भी जाएगा क्या इसका यूजेस है। तो सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट और सर्वलेट कॉन्फिग, कॉन्फिग को बाद में डिस्कस करेंगे। कॉन्टेक्स्ट, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट और कॉन्फिग दोनों हैं क्या, ये इंटरफेस है। जब सर्वलेट ही हमारी इंटरफेस है, सर्वलेट रिक्वेस्ट हमारा इंटरफेस है, मेरे ख्याल से पूरे सर्वलेट में अगर हम HTTP सर्वलेट को छोड़ दें और सर्वलेट एक्सेप्शन को छोड़ दें तो सब इंटरफेस ही है ना। सर्वलेट इंटरफेस, सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस, हाँ जेनरिक सर्वलेट क्लास है, रिक्वेस्ट डिस्पैचर इंटरफेस, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट इंटरफेस, सर्वलेट कॉन्फिग इंटरफेस, सब इंटरफेस ही है। तो कभी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, या सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट से क्या समझते हो, या सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट के ऑब्जेक्ट्स कब बनते हैं। तो आप बोलेंगे व्हेन एनी वेब एप्लीकेशन इज डिप्लॉयड इनटू द सर्वर, when any web application is deployed into the server, so during the deployment of the web application, for whole web application there is an object is created by the web container. There is an object is created by the web container. This object is nothing but a servlet context object. Servlet context is an interface and container creating the implementing class object of this interface. यानी कि सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट इंटरफेस की इम्प्लीमेंटेशन हर कंटेनर में अलग अलग है। अपाचे टॉमकैट में अलग है, वेब लॉजिक में अलग होगी, कहीं और होगी, कहीं जेबॉश में अलग होगी, ग्लासफेस में कुछ और होगी। इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है ये वेंडर टू वेंडर वेरी करती है। सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, सर्वलेट कॉन्फिग, रिक्वेस्ट डिस्पैचर, सेंड रिडायरेक्ट, नहीं सेंड रिडायरेक्ट तो मेथड है, मतलब जो भी इंटरफेसेस है, इंटरफेस को बनाया J2EE ने, सन माइक्रो सिस्टम ने, इम्प्लीमेंटेशन वेंडर्स ने दिया। तो ये चीज़ हमेशा याद रहे। तो सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट भी एक इंटरफेस है, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनता नहीं है, इस इंटरफेस की इम्प्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाता है। और वो कब बनता है, जब हमारी एप्लीकेशन सर्वर में डिप्लॉय होती है। और सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट पूरी एप्लीकेशन का एक ही बनता है, अनेक नहीं बनता, है ना। ये चीज़ याद रहे। कब बनता है, डिप्लॉयमेंट टाइम पे। कितना बनता है, एक। अगर हमारे प्रोजेक्ट में हजारों सर्वलेट है तो हजारों सर्वलेट का कॉन्टेक्स्ट एक ही होता है। क्वेश्चन है क्यों बनता है। सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट इसलिए बनता है, जैसे मेरा जहाँ पे भी कॉन्टेक्स्ट है, मेरा जहाँ पे भी घर है, अगर आप न जानो तो क्या मेरे घर आ पाओगे, नहीं। आपका कॉन्टेक्स्ट अगर मैं नहीं जानूँ तो अगर आपके पास मुझे आना है तो मैं आ पाऊँगा, नहीं। तो मान लो कोई सर्वर है और सर्वर में 50 एप्लीकेशन चल रही हैं और एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन से बात करनी चाहती है तो कैसे कर सकती है। हाउ वन एप्लीकेशन इज कम्युनिकेटेड टू अनदर एप्लीकेशन, हाउ वन वेब एप्लीकेशन इज गोइंग टू बी कम्युनिकेट विद अनदर वेब एप्लीकेशन वाया सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। क्योंकि कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट पूरी एप्लीकेशन के लिए कॉमन होता है और वाया दिस ऑब्जेक्ट वो हमारे उस प्रोजेक्ट का, उस एप्लीकेशन का एक आइडेंटिटी होता है, उसके थ्रू हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये देखिए लिखा है ना डेमो सर्वलेट, लॉगिन सर्वलेट। तो ये लॉगिन सर्वलेट हमारा एक काइंड ऑफ वेब एप्लीकेशन हो गई, ये पूरा एक वेब प्रोजेक्ट हो गया और इसका कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट अलग बनेगा, है ना। और अगर मान लीजिए कोई दूसरी एप्लीकेशन चल रही है लाइक ये, तो इसका कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट अलग बनेगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं वन सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट पर वेब एप्लीकेशन। ये याद रहे, वन सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट पर वेब एप्लीकेशन। तो जितनी भी वेब एप्लीकेशन हमारे पास होती हैं, हर वेब एप्लीकेशन के लिए कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट अलग अलग बनता है, ठीक है।
तो सबसे पहला काम ये होता है, मतलब ये काम तभी हो जाता है जब आपने सर्वर में अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर दिया। तभी आपने सर्वर को ऑन करा, आपने प्रोजेक्ट को वेब ऐप में डाल दिया और सर्वर को रन कर दिया, तो कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बन गया, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बन गया। सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट के बारे में और आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट के ऑब्जेक्ट बनने के बाद आपकी मतलब क्या सर्वलेट की लाइफ साइकिल शुरू हो गई? आप लोग बताओ, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है। क्या एप्लीकेशन को आपने सर्वर में डिप्लॉय कर दिया, सर्वलेट की लाइफ साइकिल शुरू हो गई? नहीं, अभी तो आपकी वेब एप्लीकेशन का ऑब्जेक्ट बना है, पूरी वेब एप्लीकेशन के लिए सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बना है, अभी सर्वलेट की लाइफ साइकिल नहीं शुरू हुई। सर्वलेट की लाइफ साइकिल शुरू होने के लिए अब अगला कहानी क्या होगा? मान लीजिए कि आपने एप्लीकेशन को सर्वर में डिप्लॉय कर दिया, एप्लीकेशन के सर्वर में डिप्लॉय होते ही पूरी वेब एप्लीकेशन के लिए सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बन गया। कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट पूरे प्रोजेक्ट के लिए एक होता है, इसलिए बोलते हैं वन सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट पर वेब एप्लीकेशन। ठीक है, अब आपने क्या करा? अब आपने कहीं से भी किसी भी सर्वलेट के लिए रिक्वेस्ट भेजा। जैसे ये कोई पेज ओपन करा और यहाँ से आपने कुछ भी लिख के आपने रिक्वेस्ट भेजा। ये रिक्वेस्ट कहाँ जाती है? सर्वर पे। ठीक है, तो पहला स्टेप आपको क्लियर हो गया। दूसरा स्टेप है कि अब आप ब्राउज़र से किसी सर्वलेट के लिए आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो, क्योंकि इस URL के साथ, इस फॉर्म के एक्शन के साथ आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो। आप फॉर्म के एक्शन के साथ भी भेज सकते हो, आप यहाँ पे लिख के भी भेज सकते हो, आपकी इच्छा है, मैनुअली लिख के भेज दो। बट दूसरा स्टेप होता है कि कोई भी क्लाइंट ब्राउज़र ओपन करेगा और ओपन करके यहाँ से रिक्वेस्ट भेजेगा। कोई भी क्लाइंट ब्राउज़र ओपन करके ऐसे जब यहाँ से रिक्वेस्ट लिख के भेजेगा, क्या होगा? ये रिक्वेस्ट सर्वर पे जाएगी, ये रिक्वेस्ट सर्वर पे जाएगी और सर्वर इस रिक्वेस्ट के करस्पॉन्डिंग जो URL पैटर्न होगा उसको रीड करेगा। ध्यान से सुनना, रिक्वेस्ट जाएगी वेब सर्वर के पास, सर्वर के अंदर है वेब कंटेनर और सारा काम वेब कंटेनर करेगा, सारा काम वेब कंटेनर करेगा। ठीक है, वेब कंटेनर ये चेक करेगा कि यार इस URL के अंदर से मेन URL पैटर्न कौन सा है जिसके लिए रिक्वेस्ट आई है। समझना ध्यान से। तो वो URL की सोर्स पेज में जाओ, ये URL के लिए इस सर्वलेट की रिक्वेस्ट आई है। तो कंटेनर क्या करेगा? इसको मैं यहां से, पता है, ऐसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये मान लीजिए यहाँ से ये आपका है वेब सर्वर। ठीक है, ये वेब सर्वर है, वेब सर्वर। ठीक, और यहाँ पे ये पूरी आपकी, मान लीजिए यहाँ पे ये है आपकी वेब एप्लीकेशन। दिस इज योर वेब ऐप। और वेब एप्लीकेशन को आपने क्या कर दिया? सर्वर के अंदर डिप्लॉय, यानी कि वेब एप्लीकेशन आ गई सर्वर के अंदर, डिप्लॉय हो गई। ठीक है, ये डिप्लॉय हो गई इसके अंदर आके। तो पहला स्टेप यही होता है, डिप्लॉय हो गई। यानी कि अगर आप देखो तो वेब सर्वर के अंदर क्या है? वेब कंटेनर। ये वेब कंटेनर है और ये है 1.0 स्टेप। 1.0 स्टेप में ये पूरी की पूरी वेब एप्लीकेशन यहाँ आ चुकी है, यानी कि ये वेब एप्लीकेशन यहाँ पे आ चुकी है, वेब एप्लीकेशन। तो जो 1.0 स्टेप है, तो आपने क्या करा? डिप्लॉय द
whole web application into server। अच्छा, अब सर्वर क्या करेगा भाई? सर्वर के अंदर वेब कंटेनर है, तो ये है हमारा वेब कंटेनर। वेब कंटेनर क्या करेगा, यानी कि 1.1 स्टेप में 1.1 स्टेप में वेब कंटेनर, इसको मैं यहाँ ऐसे करके लिख देता हूँ, ठीक है। तो आफ्टर सक्सेसफुल डिप्लॉयमेंट ऑफ वेब एप्लीकेशन, after successful deployment of web application, web container create a servlet context object for whole web app, ठीक है। होल वेब एप्लीकेशन के लिए सर्वर का कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बन गया। तो दिस इज द 1.1 स्टेप, 1.1, समझे? ठीक है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, ये है कोई एक यूजर, ठीक है। ये यूजर है और यूजर ने यहाँ से ब्राउज़र से, ये ब्राउज़र है, ये ब्राउज़र पे गया, ठीक है। उसने टाइप किया www.something.com करके उसने रिक्वेस्ट भेजी यहाँ से। तो यानी कि ये हो गया हमारा 2.0 स्टेप। 2.0 स्टेप में क्या हुआ, क्लाइंट रिक्वेस्ट इज क्रिएटेड, ठीक है। मतलब क्लाइंट की रिक्वेस्ट एक क्रिएट हुई, यहां से रिक्वेस्ट गई। अच्छा, तो इस तरह से मतलब आप और थोड़ा सा अच्छे से समझ सकते हो। तो जैसे मान लो कि क्लाइंट ने यहाँ से रिक्वेस्ट भेजी www.facebook.com, या क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी कि भाई मुझे लॉगिन सर्वलेट चलानी है या मुझे रजिस्टर सर्वलेट चलानी है ना। तो 2.0 में मान लीजिए रिक्वेस्ट चला गया, तो 2.1 में क्या होगा? 2.1 स्टेप में होगा ये कि इस रिक्वेस्ट से आने वाले यूआरएल को रीड करा जाएगा। ये कौन रीड करेगा? रिक्वेस्ट गई है वेब सर्वर के वेब कंटेनर के पास, वेब कंटेनर वेब एप्लीकेशन के अंदर जाएगा और वेब एप्लीकेशन के अंदर होता है web.xml। तो उस web.xml में जाके चेक करेगा क्या ये जो रिक्वेस्ट आई है, सर्वलेट से, क्लाइंट से जो रिक्वेस्ट आई है, इस रिक्वेस्ट का क्या यूआरएल पैटर्न हमारे पास है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से ये सब कुछ भरने के बाद आपने यहाँ से सबमिट मारा, तो रिक्वेस्ट आपकी कहाँ गई? लॉगिन सर्वलेट के पास। तो लॉगिन सर्वलेट को कंटेनर क्या करेगा? web.xml में जाके चेक करेगा कि लॉगिन सर्वलेट नाम का कोई सर्वलेट हमारे पास है या नहीं है, या रजिस्टर सर्वलेट नाम का सर्वलेट है या नहीं है। रजिस्टर सर्वलेट है, इसका यूआरएल पैटर्न है या नहीं है। तो रजिस्टर सर्वलेट है तो रजिस्टर सर्वलेट का यूआरएल पैटर्न यहाँ है, ये चेक करेगा, समझे। तो यानी कि 2.0 स्टेप में रिक्वेस्ट बना, 2.1 स्टेप में ये चेक करा गया कि ये जो रिक्वेस्ट आई है क्या इस रिक्वेस्ट का यूआरएल पैटर्न हमारी web.xml में है, इस रिक्वेस्ट का यूआरएल web.xml में है, इसके नाम से कोई सर्वलेट हमारे पास है। तो पहले वो यूआरएल चेक करता है, यूआरएल के करस्पॉन्डिंग नेम को चेक करता है और उसी नेम से मैप्ड क्लास को खोजता है।
तो इस नेम से मैप्ड सर्वलेट क्लास कौन सी है? इस नेम से मैप्ड, क्योंकि ये जो नेम है आप देख सकते हो, इस नेम से सर्वलेट क्लास ये है। और इस सर्वलेट क्लास को अब वो खोजेगा, मिल गया उसे, ठीक है। आप बोलेंगे ये कैसे हो रही है कहानी, मतलब सर्वर के अंदर सर्वर कैसे जा पा रहा होगा इस एक्सएमएल, कंटेनर कैसे जा पा रहा होगा इस एक्सएमएल के पास? तो भाई कंटेनर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के अंदर ये प्रोग्राम लिखा गया होगा, लॉजिक लिखा गया होगा कि web.xml को पार्स करो, web.xml को चेक करो, इसके अंदर से जाके इस स्ट्रिंग को सर्च करो कि यार इस स्ट्रिंग के करस्पॉन्डिंग यूआरएल पैटर्न है या नहीं। अगर उसके करस्पॉन्डिंग यूआरएल पैटर्न है, उसकी करस्पॉन्डिंग सर्वलेट क्लास है, तो सर्वलेट क्लास को खोजो। और जैसे ही सर्वलेट क्लास मिल जाती है और यहीं से आपकी सर्वलेट की लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से सर्वलेट की लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाती है। समझे या नहीं समझे आप? सर्वलेट की लाइफ साइकिल यहीं से स्टार्ट हो जाती है। यहाँ तक की कहानी समझ में आई तो बताओ, नहीं समझ में आई तो फिर से रिपीट करूँ? ये सब भैया आप अपने स्क्रीन को पॉज कर करके बार बार कर लिख डालना सारा स्टेप। लिखेंगे तो बड़ा टाइम लगेगा, क्या ज़रूरत है टाइम वेस्ट करने में। तो बस याद रखो, ये 1.0 स्टेप था, ये 1.1 स्टेप था, 2.0 नया स्टेप हो गया। 2.1 स्टेप में रिक्वेस्ट गई, 2.0 स्टेप में नया रिक्वेस्ट बना, 2.1 में उसने रिक्वेस्ट के करस्पॉन्डिंग सर्वलेट को सर्च करा, सर्वलेट क्लास वहाँ से मिली, उस सर्वलेट को अब ये चलाएगा। कैसे चलाएगा वो मैं बताऊंगा। अरे भाई सबको सांप सूंघ गया है क्या? कोई नहीं बोल रहा है? ओके सर। हाँ सर। यार हाँ ना, कुछ तो बोलो कि पता नहीं क्या है। सब क्लियर है? ऑल क्लियर। तो क्या क्या स्टेप हुआ भाई बताओ जरा, क्या क्या स्टेप किया जरा बताओ। कौन बताएगा? कोई बताए? सर पहले स्टेप में क्या होता है कि जो होल वेब ऐप है ना, वो डिप्लॉय होता है सर्वर में। ठीक है। तो उसके बाद सर्वर के अंदर फर्दर वालों एक कंटेनर होता है, वेब कंटेनर। उसके अंदर होता है वेब ऐप एप्लीकेशन, जो हमने डिप्लॉय किया है। ठीक है। फिर और उस दूसरा स्टेप है कि जो मतलब वो होता है क्लाइंट सर्वर, वो जब भेजता है रिक्वेस्ट अपनी वेब सर्वर के पास। ना 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 ना, कुछ स्टेप खा गए तुम। कुछ स्टेप सर क्या खाया? चिप खाया? चिप्स? स्टेप खा गए कुछ। सर जो वो होता है ना यूजर web.xml वाला था। अच्छा, वेब कंटेंट के अंदर। सुमित बताओगे? बताओ। तो उसी के अंदर होता है ना वेब कंटेंट के अंदर web.xml। सर थोड़ा देर ब्रेक करते हैं ना सर। हाँ जी, ब्रेक नहीं हो पाएगा। ब्रेक कहाँ हो पा रहा है? अभी जो पढ़ना है पढ़ लो। हाँ क्या कह रहे हो? हाँ जी सर मैं वो कर रहा हूँ जो web.xml है वो उसी के अंदर तो होता है वेब कंटेनर के अरे अंदर। यहाँ से नहीं देख सकते हो। सबसे पहले ये हमारी वेब एप्लीकेशन है मान लो 1.0 स्टेप में, yes। और ये हमारा वेब सर्वर है। वेब सर्वर के अंदर वेब कंटेनर है, ठीक है ना। और हमने क्या करा, 1.0 स्टेप में हमने अपनी एप्लीकेशन को सर्वर में डिप्लॉय कर दिया। समझे? 1.0 स्टेप में हमने अपनी वेब एप्लीकेशन को सर्वर में मान लीजिए डिप्लॉय कर दिया। तो 1.1 स्टेप में होगा क्या, आफ्टर सक्सेसफुल डिप्लॉयमेंट ऑफ वेब एप्लीकेशन अ कंटेनर क्रिएटिंग अ सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट फॉर होल वेब एप्लीकेशन। ये तो बोलना था, ये वाला स्टेप छोड़ दिया तुमने।
कि जब सर्वर के अंदर एप्लीकेशन डिप्लॉय होती है तो एप्लीकेशन के डिप्लॉय होते ही सर्वर के अंदर सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बन जाता है। किसी भी वेब एप्लीकेशन को सर्वर में डिप्लॉय करते ही पूरी वेब एप्लीकेशन के लिए सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बन जाता है। और सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट पूरी वेब एप्लीकेशन के लिए एक सिंगल होता है। तो 1.1 और 1.0 स्टेप यही है, पहले डिप्लॉय करते हो और दूसरा ऑब्जेक्ट बनता है। तो सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट क्या है? सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट की इंटरफेस है, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनता नहीं है, उसकी इंप्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, तो 1.0 स्टेप डिप्लॉय द वेब एप्लीकेशन इनटू द सर्वर। 1.1 step after successful deployment of the web application to the server, a server creating a separate object for whole web application, और वो सब ऑब्जेक्ट का नाम है सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट। तो सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट पूरी वेब एप्लीकेशन के लिए एक बनता है, सिंगल बनता है, रन टाइम पे बनता है, एक बार बनता है, बार बार नहीं बनता है, और पूरी वेब एप्लीकेशन के लिए कॉमन होता है। इसलिए बोलते हैं वन सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट पर वेब एप्लीकेशन। अब वो ऑब्जेक्ट बन गया, सर्वर हमारी डिप्लॉय हो गई। इस चीज़ को अगर आपको जानना है तो बस आपको यही जानना है कि ये है हमारा सर्वर, मैंने बंद कर दिया, ये हमारी एप्लीकेशन है, मान लीजिए, इसको हमने राइट क्लिक किया, रन एज करा, रन ऑन सर्वर किया, तो हमारी एप्लीकेशन सर्वर में रन हो गई, डिप्लॉय हो गई, और डिप्लॉय होते ही सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बन गया, यानी कि ऑब्जेक्ट बन चुका है, सारा काम हो चुका है। ये है 1.1 और 1.0 दो स्टेप हो गए। अब 2.0 स्टेप में कोई भी क्लाइंट है ब्राउज़र से रिक्वेस्ट अपना भेज रहा है, मतलब यहाँ से हमने रिक्वेस्ट भेजा, जैसे हमने यहाँ HTML ओपन कर दी और यहाँ से हमने इस रिक्वेस्ट को ऐसे भेजा। अब जैसे हमने रिक्वेस्ट को भेजा, यानी कि रिक्वेस्ट को सबमिट मारा, तो दिस इज 2.0 स्टेप। 2.1 स्टेप में ये रिक्वेस्ट गई हमारी सर्वर कंटेनर के पास, और कंटेनर के पास गई, कंटेनर इस रिक्वेस्ट को चेक करने के लिए web.xml में गया। कंटेनर इस रिक्वेस्ट को चेक करने के लिए web.xml में गया कि भाई इस रिक्वेस्ट का URL पैटर्न जो आया है, क्या उस URL पैटर्न के लिए हमारे पास कोई सर्वलेट मैप्ड है। समझ में आई बात? तो उस URL पैटर्न को, जैसे ये हमारा URL पैटर्न है, चूँकि इस फॉर्म के एक्शन के साथ ये URL पैटर्न है, आप देख सकते हो, इस फॉर्म के एक्शन के साथ ये URL पैटर्न है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जब आप यहाँ से इसको लिख के जैसे सबमिट मारोगे, तो रिक्वेस्ट 2.0 में सर्वर के पास गई, सर्वर के अंदर है कंटेनर, कंटेनर अपनी web.xml में जाएगा, web.xml में जाके चेक करेगा कि ये जो रिक्वेस्ट आई है, इस रिक्वेस्ट का क्या URL पैटर्न हमारे पास है। तो इस URL पैटर्न है, तो इसकी करस्पॉन्डिंग सर्वलेट क्लास कौन सी है, तो उसके नेम के करस्पॉन्डिंग सर्वलेट क्लास को खोजेगा, और यहीं से सर्वलेट क्लास से मिल गई। अब सर्वलेट क्लास मिल गई तो यहीं से सर्वलेट की लाइफ साइकिल शुरू हो गई, ऐसे है ना। तो 2.1 स्टेप में ये कंटेनर के अंदर जाके खोजता है, सॉरी web.xml के अंदर के जाके खोजता है। 2.2 स्टेप में अब वो सर्वलेट क्लास लोड हो जाती है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि भैया अगला काम हो गया लोड द सर्वलेट, लोड द सर्वलेट, ठीक। और फिर उस सर्वलेट का ऑब्जेक्ट बनता है, देन हम बोलेंगे इंस्टेंशिएट द सर्वलेट। ठीक है, लोड हो गया, इंस्टेंशिएट हो गया। इंस्टेंशिएट होने के बाद उस सर्वलेट के लिए एक और ऑब्जेक्ट बनेगा। अच्छा, पहले ये दो लाइन को हम अच्छे से समझते हैं। तो पूरा स्टेप क्या था 1.0 में, 1.0 में क्या था, डिप्लॉय होना, है ना, शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखे तो
1.1 स्टेप में क्या था, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनना। 2.0 में क्या था, एक रिक्वेस्ट सेंड करना, है ना, सेंड रिक्वेस्ट वाया ब्राउज़र, ठीक है। फिर 2.1 स्टेप में आइडेंटिफाई करना, रिक्वेस्ट कहाँ से आई है, आइडेंटिफाई एंड सर्च द सर्वलेट को सर्च करना। कौन करेगा, ब्रैकेट में लिख सकते हो, कंटेनर करेगा सारा काम, वेब कंटेनर ही करता है। फिर 2.2 स्टेप लोड द सर्वलेट, 2.3 स्टेप इंस्टेंशिएट द सर्वलेट, है ना। तो यहाँ तक का अगर हम लोड और इंस्टेंशिएट को छोड़ दें तो ऊपर तक की तीनों कहानी क्लियर है या कोई कंफ्यूजन है प्लीज पूछिए, है ना। क्लियर है सर। वेरी गुड। कमाल, हाँ सर क्लियर है जी। ठीक है। तो अब आप सोचो और दिमाग लगाओ कि यार कोई सर्वलेट लोड कैसे होती होगी। मतलब हमने तो नहीं बताया कि ये मेरी सर्वलेट क्लास है, इसको ऑब्जेक्ट बनाओ, क्योंकि देखो नॉर्मल वेब एप्लीकेशन में क्या होता है, सॉरी नॉर्मल प्रोजेक्ट जो हम बनाते हैं, नॉर्मल क्लासेस होते हैं, उसमें मेन मेथड होता है। बट सर्वलेट एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें कोई मेन मेथड नहीं है। आप देख सकते हो, नो एनी मेन मेथड इन सर्वलेट, देख रहे हो, कई मेन मेथड नहीं है। तो कैसे पता चलता होगा कि यहीं से हमें प्रोग्राम चलाना है। तो इसकी कहानी मैंने बहुत पहले भी आपको बताई हुई है कि ऐसे क्लासेस जिनके अंदर मेन मेथड नहीं होता है उन क्लासेस को मैनेज्ड क्लास या मैनेज्ड ऑब्जेक्ट बोलते हैं, क्योंकि उनका ऑब्जेक्ट पहले से मैनेज्ड होता है, उनका क्रिएशन एग्जीक्यूशन सब कुछ पहले से मैनेज्ड होता है। तो सर्वलेट इज़ अ मैनेज्ड ऑब्जेक्ट, एप्लेट इज़ अ मैनेज्ड ऑब्जेक्ट, है ना। JSP इज़ ऑल्सो मैनेज्ड ऑब्जेक्ट। मैनेज्ड ऑब्जेक्ट जो भी होते हैं उनका क्रिएशन मैनेजमेंट पहले से किया गया होता है और उनका एग्जीक्यूशन उनके लाइफ साइकिल मेथड के थ्रू डिटरमाइन होता है। तो ये पहले से मैनेज्ड है कि इसको कैसे चलाना है, कैसे नहीं चलाना है, और ये सारा मैनेजमेंट किसी न किसी जगह पे किया गया होगा। तो किसी प्रोग्राम के अंदर सर्वलेट को लोड करने का कोड लिखा गया होगा, किसी प्रोग्राम के अंदर सर्वलेट, मतलब आपकी सर्वलेट, यार सोचो आपकी सर्वलेट को कैसे पता चलता होगा कि आपकी सर्वलेट क्लास ये है और इसको लोड करना है। सोचो, दिमाग लगाओ, आपके वेब कंटेनर को ये कैसे पता चलता होगा ये आपकी सर्वलेट क्लास। हाँ जी, web.xml। हाँ, web.xml से पता चलता है, बिल्कुल सही कह रहे हो। web.xml में ही तो लिखा होता है कि ये आपकी सर्वलेट क्लास है, तो ये सर्वलेट क्लास का नाम है। इसका मतलब आपकी सर्वलेट क्लास का नाम यहाँ से वो रन टाइम पे उठाता है, तो जाहिर सी बात है इस सर्वलेट क्लास को रन टाइम पे अगर उठाता है तो रन टाइम पे लोड करके उसका रन टाइम पे ऑब्जेक्ट भी तो बनाता होगा। तो कोई ऐसा प्रोग्राम है जो इसको रन टाइम पे पहली बार तो ये पूरे XML को रीड करेगा, पार्स करेगा, पार्सर प्रोग्राम रीड करके मान लो क्लास का नाम मिल गया। अब वो क्लास फिक्स थोड़ी ना कि यही है, कोई भी हो सकती है। तो जावा में अगर कोई भी क्लास हमें पता नहीं है कि कहाँ से आएगी और रन टाइम पे उसको लोड करना है, रन टाइम पे उसका ऑब्जेक्ट बनाना है, तो उसका क्या तरीका होता है बता भी चुका हूँ मैं आपको। रन टाइम पे लोडिंग किस तरह से होती है सर वही होती है सर, स्टैटिक, हैं? स्टैटिक होता है। क्लास डॉट फॉर नेम थ्रू। ये होती है तरीका रन टाइम पे लोडिंग करने के लिए, समझे आप। तो सर्वर कंटेनर के अंदर ये कोड लिखा गया होता है, क्लास डॉट फॉर नेम। इंटरनली होता है, बढ़ दिया था सर ना, इंटरनली ही होता है, बिल्कुल इंटरनली ही बताया जा रहा है आपको, वो भी जानना आपको ज़रूरी है ना। अगर आपसे कोई पूछ देगा कि लोड द सर्वलेट, ये सर्वलेट की लाइफ साइकिल का पहला स्टेप होता है। और हाउ लोड द सर्वलेट, सर्वलेट लोड कैसे होती है बताओ। और वो भी डायनेमिकली लोड होती है, क्योंकि यहाँ पे पहले से थोड़ी ना पता होता है सर कंटेनर में कि यही क्लास आने वाली है।
वो तो एक्सएमएल में जो कुछ भी लिख देते हो वो क्लास लोड हो जाती है। ए लिख दो ए लोड हो जाएगी, बी लिख दोगे बी लोड हो जाएगी। जो क्लास का नाम दे देते हो वो लोड हो जाती है। तो जावा के अंदर कोई क्लास रन टाइम पे लोड होती है क्लास के स्टैटिक मेथड फॉर नेम के थ्रू। और फॉर नेम मेथड क्या करता है, किसी क्लास का नाम हमसे रन टाइम पे मांगता है, उसे दे देते हैं। तो इसके फॉर नेम में रन टाइम पे क्लास का नाम जाता है और फिर वो क्लास रन टाइम पे लोड हो जाती है। तो हमारी सर्वलेट रन टाइम पे लोड होती है। ऐसे ही हमारे सर्वलेट का नाम क्या है, रजिस्टर सर्वलेट। तो यानी कि फॉर नेम में रन टाइम पे रजिस्टर सर्वलेट पहुंच जाता है। इसलिए आपको बोला जाता था कि जब फॉर नेम वगैरह पढ़ाया जाता था, बताया जाता था इसके बहुत सारे यूजेस हैं। इंटरनली जो कह सकते हो टेक्नोलॉजीज यूज करती हैं, इसी को यूज करती हैं, है ना। तो यहाँ पे आपके सर्वलेट क्लास का नाम क्या, रजिस्टर सर्वलेट, रजिस्टर सर्वलेट पहुंच जाता होगा। मतलब उसमें कोई पैरामीटर बना के रखा गया है जिसमें आपकी ये आर्गुमेंट, आप यहां से वो आर्गुमेंट उठा के वहां भेज देता होगा। एज्यूम कर सकते हो, ऐसा आप खुद कर सकते हो यार। एक्सएमएल को रीड करना अगर आपको आता है तो ऐसा खुद कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और उस लोडेड क्लास की क्लास का ऑब्जेक्ट फिर रिटर्न हो जाता है। और जो लिखा है ना इंस्टेंशिएट द सर्वलेट, तो फिर इंस्टेंशिएट कैसे होता है, क्योंकि उसी क्लास का मेथड होता है क्या, न्यू इंस्टेंस। तो न्यू इंस्टेंस से आपकी सर्वलेट क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज मैनेज्ड, ऑलरेडी मैनेज्ड बाय सम स्पेशल रन टाइम एनवायरमेंट, एंड दिस रन टाइम एनवायरमेंट इज नथिंग बट अ वेब कंटेनर। वेब कंटेनर में ये पहले से ही मैनेज्ड है, पहले से ही ये सब कुछ लिखा है कहानी। तो इसीलिए इसको मैनेज्ड ऑब्जेक्ट बोलते हैं कि भैया ये इस तरह से कोई सर्वलेट क्लास आएगी तो लोड होगी और इस तरह से उसका ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट बन गया तो समझना, डिप्लॉय होते ही कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनना, फिर रिक्वेस्ट जाना, फिर उसकी रिक्वेस्ट को आइडेंटिफाई करके सर्वलेट क्लास को खोजना, सर्वलेट क्लास को रन टाइम पे लोड करके फिर उसका ऑब्जेक्ट बनाना, और ऑब्जेक्ट बना के पता ये टाइप कास्ट कर देते हैं किसमें, सर्वलेट टाइप में। ठीक है, ये देखो इंटरफेस का ये फायदा मिलता है। इंटरफेस से फायदा क्या मिलता है, इंटरफेस से ये फायदा मिलता है यार कि अगर इस तरह से इंटरफेस में इस तरह से अगर कोड करके लिख दिया जाए, और ये मान लो ये कोड इंटरनली उन्होंने लिख रखा है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, अपने कंटेनर के अंदर। इससे फायदा ये होगा कि यार दुनिया की कोई भी सर्वलेट बनेगी, चाहे वो सर्वलेट इंटरफेस से इंप्लीमेंट करके बने, चाहे वो जेनरिक से बने, चाहे HTTP बने, चाहे किसी से बनेगी, होगी तो सर्वलेट की ही चाइल्ड ना। तो उसको टाइपकास्ट करके उन्होंने सर्वलेट टाइप में रख लिया, है ना, मतलब पेरेंट टाइप में रख लिया। ऑब्जेक्ट किसी का भी बने, सर्वलेट रिक्वेस्ट मतलब चाहे वो किसी भी तरह से सर्वलेट का ऑब्जेक्ट बने, सर्वलेट टाइप में टाइपकास्ट करके रख लेते हैं। ये समझ रहे हो। और अच्छा, अब अगला काम क्या होता है, 2.2 स्टेप हो गया, 3 स्टेप हो गया। तो ये 2 लाइन नहीं समझ में आ रही है तो मैं फिर से समझाने के लिए रेडी हूँ, और ये बहुत बार समझाया जा चुका है। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से पूछ लोगे तो फिर भी समझा दूंगा मैं। कोई भी लाइन नहीं समझ में आ रही है इसमें से तो फिर से मैं समझाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, अरे बोलो भाई, तुम लोग फिर नहीं बोलते हो, पता नहीं आ क्या। रहा है। चाय पी मजे ले रहे हो क्या, चाय पी ले रहे हो, पकौड़ी कोड़ी खा रहे हो, हाँ, कर्फ्यू का आनंद ले रहे हो एकदम। ऐसे जवान पे थोड़ी ना कर्फ्यू है, बोला करो भाई आप लोग। ओके, सर मुंह से तो जाएगा वायरस, ले मूवी बंद स्काइप में नहीं घुस जाएगा। ऑडियो के साथ तो वो घुस ही जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। तो यहाँ तक की कहानी समझ में आ रही है। अच्छा, जैसे किसी सर्वलेट का ऑब्जेक्ट बनता है ना, बहुत ध्यान से सुनना, जैसे किसी सर्वलेट का ऑब्जेक्ट बनता है, उस सर्वलेट के लिए एक और ऑब्जेक्ट बनता है ना। सर्वलेट, हर सर्वलेट के लिए ऑब्जेक्ट बनता है। जैसे ये तो एक सर्वलेट है, ऐसे 2 होंगे, 3 होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे।
तो जितने भी सर्वलेट होंगे हर सर्वलेट के लिए एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि एक कंटेनर क्रिएट्स अ सेपरेट ऑब्जेक्ट फॉर ईच सर्वलेट। ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट जो होता है उसको बोलते हैं हम सर्वलेट कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट। सर्वलेट कॉन्फ़िग, समझे? तो जैसे आपके पास मान लो 10 सर्वलेट हैं, तो 10 सर्वलेट के लिए सर्वलेट कॉन्फ़िग का ऑब्जेक्ट अलग बनता है, और सर्वलेट कॉन्फ़िग अगेन इंटरफेस है। तो दो बात याद रहे, कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट डिप्लॉयमेंट टाइम पे बनता है, कॉन्फ़िग का ऑब्जेक्ट जब सर्वलेट का ऑब्जेक्ट बनता है तब बनता है। इसीलिए कहा जाता है वन सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट पर वेब एप्लीकेशन, है ना, मतलब पूरी वेब एप्लीकेशन का कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट तो एक होता है, बट वन सर्वलेट कॉन्फ़िग पर सर्वलेट, वन सर्वलेट कॉन्फ़िग पर सर्वलेट। ठीक है, तो इस सर्वलेट के ऑब्जेक्ट के लिए सर्वलेट कॉन्फ़िग का ऑब्जेक्ट बनता है। अभी क्यों बनता है बाद में बात करेंगे, बट बनता है, कंटेनर ऑब्जेक्ट बना देता है, बना दिया। अब सुनना, देखना ध्यान से। 2.5 स्टेप में क्या होगा, कॉन्फ़िग का ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, अच्छा, अब कंटेनर क्या करेगा, कॉल करेगा इनिट मेथड। ठीक है, टू इनिशियलाइज द सर्वलेट। ठीक है ना, इनिशियलाइज सर्वलेट, किसी सर्वलेट को इनिशियलाइज करने के लिए इनिट मेथड कॉल करेगा एंड पासेस द कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट इन इट। समझे? आपने कभी ध्यान दिया होगा, अभी देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब हम सर्वलेट का प्रोग्राम बनाते हैं, सर्वलेट इंटरफेस, रिक्वेस्ट इंटरफेस, सर्वलेट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके, तो जो कॉन्फ़िग होता है इसमें किस टाइप का पैरामीटर होता है जरा देखना। इनिट मेथड में किस टाइप का पैरामीटर होता है, देखो। सर्वलेट कॉन्फ़िग, सर्वलेट कॉन्फ़िग टाइप का, सर्वलेट कॉन्फ़िग टाइप का, समझ रहे हो? यस। तो सर्वलेट कॉन्फ़िग का ऑब्जेक्ट जब बना होगा तभी तो इसके अंदर आएगा। जब सर्वलेट कॉन्फ़िग का ऑब्जेक्ट बना होगा तभी तो इसके अंदर आएगा। हाँ जी सर। तो कॉन्फ़िग का ऑब्जेक्ट कंटेनर पहले ही बना देता है। यहाँ पे कंटेनर ने कॉन्फ़िग का ऑब्जेक्ट बना दिया सर्वलेट के लिए, और उसके बाद इनिट मेथड को जब कॉल किया तो कॉन्फ़िग का ऑब्जेक्ट उसके अंदर पास कर दिया। यानी कि ये इनिट मेथड कौन कॉल करता है, कंटेनर ही कॉल करता है, और कॉन्फ़िग का ऑब्जेक्ट उसके अंदर बना के डाल देता है। क्या फ़ायदा है, कॉन्फ़िग और कॉन्टेक्स्ट का अलग से सेशन लूँगा, बता दूँगा। ठीक है जी। तो अच्छा, अब क्या करता है कंटेनर, 2.6 स्टेप। 2.6 स्टेप में दो नए ऑब्जेक्ट्स बनाता है ना। कंटेनर क्रिएट्स 2 न्यू ऑब्जेक्ट्स। और आप जानना चाहते हो दोनों ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है सर्वलेट रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट और एक होता है सर्वलेट रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट। समझे आप? तो सर्वलेट रिक्वेस्ट REQ और सर्वलेट रिस्पॉन्स, ये दोनों इंटरफेसेस हैं। इनके तो ऑब्जेक्ट्स बनेंगे नहीं, इनके इंटरफेस की इंप्लीमेंटिंग क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बन जाते हैं। ये पहले ही बना के रख लेता है कंटेनर। और उसके बाद क्या करता है, 2.7 स्टेप स्टार्ट करता है, स्टार्ट अ थ्रेड। अब एक थ्रेड स्टार्ट करता है, समझ रहे हो? एंड कॉल करता है सर्विस मेथड। समझ आई बात? ठीक है। देन passes the above 2 objects in it। समझ आई बात? उसके अंदर पास कर देता है। आप देखो ना, जो सर्विस मेथड होता है उसमें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स जाता है कि नहीं जाता है? तो ये दोनों के ऑब्जेक्ट्स पहले बन चुके होते हैं।
और ये सर्विस एक सेपरेट थ्रेड पे चलती है और उसी थ्रेड को स्टार्ट करके रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट इसके अंदर पास करा दिया जाता है। हो गया। उसके बाद क्या होता है, सर्विस कॉल हो गई। सर्विस कॉल हो गई और सर्विस जब कॉल हो जाती है तो आपके लिए एक डायनेमिक पेज बनाया जाता है। ठीक है। देन कंटेनर क्या करता है, देन कंटेनर क्रिएट अ डायनेमिक पेज। ठीक है। और वो हमें एक डायनेमिक पेज बना के रिस्पॉन्स देता है एंड प्रोवाइड रिस्पॉन्स। ठीक है। एंड रिस्पॉन्स। ठीक है। देन जो थ्रेड है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। रिक्वेस्ट जाती ही थ्रेड बनती है और थ्रेड डिस्ट्रॉय, खत्म। ठीक है। अच्छा, अब सपोज करो ये पूरा, मतलब ये कब हुआ, मतलब आपने यहाँ से जरा सबमिट मारा, रिक्वेस्ट सबमिट करी, रिक्वेस्ट के करेस्पॉन्डिंग सर्वलेट को खोजा गया, सर्वलेट क्लास मिली, सर्वलेट को लोड करा गया, उसका ऑब्जेक्ट बनाया गया, सर्वलेट कॉन्फ़िग का ऑब्जेक्ट बना, इनिट मेथड चला, इनिट के बाद सर्वलेट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट्स बने, सर्विस कॉल हुआ, उसने आउटपुट दे दिया। सपोज करो उसने आउटपुट दे दिया। ठीक है। देन थ्रेड डिस्ट्रॉय, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट खत्म। आपने सपोज करो दोबारा इसी पेज के लिए फिर से रिक्वेस्ट भेजी। ठीक, तो पता है कहाँ से स्टेप शुरू हो जाएगा फिर से प्रोसेस। दोबारा रिक्वेस्ट भेजोगे तो फिर से सर्वलेट का इंस्टेंस थोड़ी ना बनेगा, फिर से सर्वलेट का ऑब्जेक्ट थोड़ी ना बनेगा। यहाँ से ये इनिट के बाद वाला काम जो है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट बनेगा, थ्रेड नया चलेगा और सर्विस फिर कॉल होगा। यानी कि 2.9 स्टेप में अगर स्टेप फिर से, मतलब ये स्टेप फिर से कंटिन्यू होगा कभी भी। ठीक है। इफ अगेन यूजर सेंड द रिक्वेस्ट, यूजर सेंड द रिक्वेस्ट, अगर अगेन यूजर कोई भी रिक्वेस्ट को सेंड करेगा, देन प्रोसेस बिगन फ्रॉम स्टेप नंबर, कौन है स्टेप भाई, 2.6। समझ में आई बात। और जब ये सारा काम खत्म हो जाएगा तो लास्ट में सर्वर डिस्ट्रॉय हो जाएगी। यानी कि 3.0 स्टेप में, है ना, बिफोर डिस्ट्रॉय द सर्वलेट ऑब्जेक्ट, जब सर्वर को बंद करोगे तब कंटेनर कॉल डिस्ट्रॉय मेथड। समझे। तो ये इतने स्टेप होते हैं भैया, है ना। थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते तो आपके लिए और भी यूजफुल हो जाता। तो डिप्लॉय द वेब एप्लीकेशन इनटू द सर्वर। ठीक है, पहला स्टेप यही था। तो आफ्टर सक्सेसफुल डिप्लॉयमेंट, ऑफ वेब एप्लीकेशन, ठीक है, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट is created by वेब सर्वर, वेब कंटेनर लिख दें। ठीक है। देन यूजर सेंड द रिक्वेस्ट वाया ब्राउजर, देन आइडेंटिफाई द रिक्वेस्ट and search the
request URL, search the request URL, identify the request and search the URL pattern from web.xml. ठीक है, मतलब लोड द सर्वलेट, इंस्टेंशिएट द सर्वलेट वगैरह वगैरह जो भी कहानी है चलना शुरू हो जाएगा। समझने के ऊपर है ये। समझ में आ गया? फिर से बताऊं, समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर से बताऊं, क्योंकि आज के लिए बस इतना ही बताना है। बताइए। सर एक बार रिपीट कर। क्यों? पहली बार क्या दिक्कत थी? तुम रिपीट करोगे, हम क्यों रिपीट करेंगे? सर मुझे पता है सर, आप यही कहने वाले हो। हैं? सर इसलिए सर मैं चुप बैठा, मेरे को करनी चुप। Create a separate object for each servlet. That is servlet config. अरे ये तो रेडियो है सर जी, इनको चला दो जब मर्जी, है ना? सर तो रेडियो है, उनको चला दो। इंस्टेंशिएट ये ना स्पेलिंग जो भी है यार, कौन देगा? ठीक है सर, तो टेप रिकॉर्डर है, चला दो 2 मिनट में, फिर से बोल देंगे। तुम बताओ ना, कौन सी लाइन नहीं समझ में आ रही है? तुम सर बताओ। आ गया सर, समझना सर, एक बार सर पढ़ना पड़ेगा, ढंग से पढ़ना पड़ेगा एक बार, मतलब डीपली जा गए इसके अंदर। नहीं, अभी जो मैंने बताया डीपली तो बताया सारा चीज। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर हमें तो करना पड़ेगा ना कुछ और अपने एंड से। रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा, पूरा रिकॉर्डिंग 2 बार सुनना पड़ेगा, है ना? बिल्कुल सर। तो मैंने तो लिख लिया, हाँ, मैंने तो लिख ली सारे स्टेप। कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को ये स्टेप पूरा भेज देता हूँ। ये लीजिए, आप थोड़ा सा इसको और कस्टमाइज़ कर लीजिएगा। अगर नहीं हुआ तो रिकॉर्डिंग पॉज करके फिर से सुन सकते हो आप, है ना? 2 बार 3 बार मिल गया तो उसको आप पूछ सकते हो 2 बार 3 बार, जितने मर्जी उतने बार। मैं जा रहा हूँ।